नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मृदा। बच्चों, मृदा को हिंदी में मिट्टी भी कहते हैं हम। इंग्लिश में हम इसको सॉइल भी कहते हैं। अब यदि हम मृदा की बात करें बच्चों, तो मिट्टी जो है किस प्रकार से बनती है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। कई बार हमने देखा है कि मिट्टी जो है कैसे बनती है, हमें मालूम ही नहीं चलता, है ना? मिट्टी हमने देखी ज़रूर है, लेकिन हमने हमें ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से बनती है। तो यदि हम मृदा की बात करें, मृदा किस प्रकार से बनती है, तो मृदा जो है बच्चों चट्टानों और जो खनिज है, उनके अपक्षय के कारण जो है वो मृदा का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से या फिर उनके रासायनिक अपघटन के द्वारा जो है वो मृदा का निर्माण होता है। यानी कि ये चट्टानें जब टूटती है या ये खनिज जब टूटते हैं, छोटे-छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाते हैं रासायनिक अपघटन के द्वारा, और फिर धीरे-धीरे लाखों वर्षों के बाद जो है वो मृदा का निर्माण होता। अब मृदा हमारे लिए क्यों उपयोगी है? यदि हम मृदा की बात करें कि मृदा हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्या मृदा हमारे लिए जीवनदायिनी है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मृदा जो है यही पौधों को जो है दृढ़ता से थामे रखती है। हम कह सकते हैं कि पौधों की जड़ों को जो है थामे रखने का कार्य कौन करती है? मृदा करती है। इसके साथ-साथ हम कहते हैं कि जल और जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो मृदा के द्वारा ही जो है पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अगर मृदा नहीं होगी तो ये पोषक पदार्थ किसमें मिलाए जाएँगे? और फिर कैसे जो है पौधों की जड़ें इसको लेगी, है ना? तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जो है, वो मृदा के द्वारा ही जो है वो पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि जीवों का आवास भी मृदा है, मिट्टी से ही घर बनाए जाते हैं। मिट्टी से ही जो है वो जीव-जंतुओं की गुफाएँ बनती है, मिट्टी के घर बनते हैं, है ना? घोंसले बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है क्या है? जीवों का आवास भी है। साथ-साथ मिट्टी के द्वारा ही जो है वो कृषि की जाती है। इससे विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार का उत्पादन भी किया जाता है। जितने भी प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो फल है, सब्जियाँ हैं या फिर हम कह सकते हैं अनाज है, दालें हैं, वो सभी किससे प्राप्त होती है? वो सब फसलों से प्राप्त होती है, और फसलें किससे प्राप्त होती है? कृषि के द्वारा। कृषि किससे होती है? मिट्टी से होती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं मृदा के द्वारा ही सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ भी हमें उपलब्ध होते हैं। इसके साथ-साथ यदि हम देखें तो मृदा जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, हम ऐसा कह सकते हैं। और मृदा जो होती है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है। है ना? और मृदा के द्वारा ही जो है हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन भी कम होता है। सही है? मिट्टी के द्वारा हमारे जो है कई प्रकार की जो है वस्तुएँ भी बनती है, कई प्रकार के पदार्थ भी बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, है ना? मिट्टी से घर भी बनते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं मृदा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। जैसे कि हमने देखा है बचपन के अंदर छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, है ना? छोटे-छोटे खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के अंदर खेलते हैं। मिट्टी के अंदर भी कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, बाल्यावस्था के अंदर जब मृदा के अंदर खेलते हैं, मिट्टी के अंदर खेलते हैं, तो उससे वो पोषक तत्व इनको मिलते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और पुराने ज़माने में तो हम मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग किचन के अंदर करते थे। है ना? तो हम कह सकते हैं किचन के अंदर जो है कढ़ाइयाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो है वो हांडियाँ हैं जिसके अंदर हम दाल वगैरह बनाते थे, है ना? और कढ़ाई के अंदर सब्जियाँ वगैरह बनाते थे, परात के अंदर आटा लगाते थे। तो मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही खाना खाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही जो है भोजन बनाया जाता था। तो इससे क्या होता था, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी। लेकिन अभी हम जो है सारे ही लोहे के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं। लोहे के बर्तनों पर क्रोमियम की परत चढ़े हुए बर्तनों का ही उपयोग कर रहे हैं, हम स्टील के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं। वो दिखने में बड़े ही सुंदर है, लेकिन हमारे लिए बड़े ही इतने उपयोगी नहीं है, इतने लाभदायक नहीं है, जितने कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे लिए वाक़ई में बहुत ही जो है वो उपयोगी है। अब यदि हम बात करें, आगे चलते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पहेली ये जानना चाहती है कि सड़क के किनारे और बगीचे में एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े मिले, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के टुकड़े, ये जो होते हैं मिट्टी को क्या कर देते हैं बच्चों? प्रदूषित कर देते हैं। तो जब ये मृदा में रहने वाले अब जब ये मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे तो मिट्टी के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि मृदा के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, केंचुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि मिट्टी को पोषक तत्व जो है वो प्रदान करते हैं, साथ-साथ नाइट्रोजन भी प्रदान करते हैं, है ना? तो ये जो सूक्ष्म जीव है, हमारी मृदा के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और जब हम प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, मिट्टी के अंदर इधर-उधर फेंक देते हैं, तो धीरे-धीरे ये मिट्टी के अंदर दबते जाते हैं।
और इससे इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको खाते हैं और जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है। और इससे हमारी मिट्टी के अंदर प्रदूषण भी होता है और मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो पहेली के प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? मृदा परिच्छेदिका का मतलब ये होता है बच्चों कि मिट्टी जो होती है वो अनेक परतों से मिलकर बनी होती है। मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी परतें होती है। अब यदि हम बात करें मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की परतें व्यवस्थित रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। समझ में आया? प्रश्न आता है कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका की यदि हम बात करें, तो मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। इन परतों को हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसके साथ साथ मृदा की विभिन्न परतों से गुजरता हुआ जो ऊर्ध्व काट है, यानी जो वर्टिकल जो काट है ना, वर्टिकल जो इसका पार्ट होता है मृदा का, वो क्या कहलाता है? मृदा संसरण कहलाता है, या इसी को हम मृदा जो है वो परिच्छेदिका भी कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका की दो परिभाषाएं हो गई। एक तो मृदा की विभिन्न परतों का जो वर्टिकल काट है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। या फिर मृदा की विभिन्न परतों को हम सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब देखो, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो प्रत्येक परत होती है, इसको स्पर्श करने पर इसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इसकी गहराई अलग प्रकार की होती है, इसमें रासायनिक संगठन जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, है ना। और इसके अंदर जो है कई प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, ह्यूमस भी पाई जाती है। कई प्रकार के पदार्थ मिट्टी के अंदर मिले हुए होते हैं। अब ये सभी परतें जो होती है सम्मिलित रूप से इसको हम संस्तर स्थितियां भी कहते हैं। आया समझ में? मृदा की विभिन्न परतें या विभिन्न परतों का ऊर्ध्व काट जो क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका भी कहलाता है और मृदा संस्तर भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर, मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ह्यूमस भी होते हैं, खनिज भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना। और केंचुए वगैरह भी होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट भी पाए जाते हैं। तो मृदा के इस सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा संस्तर कहते हैं। अब देखिए चित्र 9.3 के अंदर हम देखेंगे, बुक के अंदर सभी देखें, मृदा परिच्छेदिका का चित्र यहाँ पर आपके दे रखा है। देखो बच्चों, सबसे ऊपर की जो परत दिखाई दे रही है वो ए संस्तर कहलाती है। यदि हम ए संस्तर की बात करें बच्चों, तो सबसे ऊपर वाली जो परत है ये जो होती है गहरे रंग की होती है। इसके अंदर हुमस और खनिज जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सी परत में? ए संस्तर। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है बच्चों, इस परत के अंदर ही हुमस की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। समझ में आया? और इसी के अंदर खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। और पौधों की वृद्धि और विकास जो है, इस वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व उसको इस मिट्टी की ऊपरी परत से ही मिलते हैं। तो ये जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ए संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए संस्तर कहते हैं। और ये ह्यूमस जो होती है मिट्टी को उर्वर बनाती है। इसके साथ साथ ये पादपों को, पौधों को पोषण भी प्रदान करती है। और ये परत जो होती है, देखो इस परत की और क्या विशेषता है। एक तो ये पौधों को पोषण प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये जो मिट्टी होती है सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, ये मृदु भी होती है, सरंध्र भी होती है। और इसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी? ए संस्तर की। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है उसकी ये विशेषता है कि सरंध्र होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये मिट्टी गहरे रंग की होती है ना। और ये पौधों को सबसे ज्यादा पोषण जो है इसी परत से प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अंदर हुमस और खनिज की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये हमारा ए संस्तर। ए संस्तर के अंदर जो हमारा इसको जो ए संस्तर होता है, इसका दूसरा नाम शीर्ष मृदा भी है। इस शीर्ष मृदा के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के कृमि भी पाए जाते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, केचुए भी पाए जाते हैं, कृंतक भी पाए जाते हैं, छछूंदर भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मिट्टी को पोला भी करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को भी देते हैं, और इससे मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ती है ना। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। शीर्ष मृदा की जो नीचे की परत होती है बच्चों, देखिए चित्र के अंदर शीर्ष मृदा के नीचे का जो भाग है, ये भाग जो है बहुत ही कठोर होता है। इसके अंदर देखो हुमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जो हमारा बी संस्तर है, ए संस्तर के नीचे वाली जो परत, शीर्ष मृदा के नीचे वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखिए ये कठोर होती है। इसके अंदर जो है हुमस की मात्रा कम होती है, इसके अंदर खनिज जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है ये मिट्टी कठोर होती है, इसके साथ साथ ये घनी होती है, और इसकी जल धारण क्षमता भी थोड़ी कम होती है।
कौन सी परत की? बी संस्तर। इसे हम मध्य परत भी कहते हैं। ए परत का दो नाम है, देखो, ए संस्तर और शीर्ष मृदा। बी परत के भी दो नाम है, बी संस्तर और मध्य परत। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों सी संस्तर। सी संस्तर की यदि हम बात करें तो सी संस्तर जो है, बी जो हमारी संस्तर है इसके नीचे या मध्य परत के नीचे का जो भाग है वो सी संस्तर कहलाता है। अब ये जो सी संस्तर होता है इसके अंदर जो है दरारें पाई जाती है, शेलों के छोटे छोटे टुकड़ों के ढेले होते हैं, है ना। और इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि जो है खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है ये भी थोड़ा कठिन भाग होता है, कठोर भाग होता है ना। सी संस्तर भी कठोर होता है। अब सी संस्तर के जस्ट नीचे जो है आधार शेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आधार शेल पाई जाती है। और ये आधार शेल जो होती है ये भी कठोर होती है और इसमें खनिज भी अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन पोषक तत्व बिल्कुल नहीं होते हैं। समझ में आया? ये हमारी आधार शेल कहलाती है। इसको हमको फावड़े से खोद कर निकालना पड़ता है। किसको? आधार शेल को। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मिट्टी की संरचना पढ़ी हमने। तो मृदा जो है किससे बनती है? मृदा जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों और चट्टानों के रासायनिक अपघटन से बनती है, या फिर चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के द्वारा बनती है। और मृदा को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा के अंदर जो है हुमस भी पाया जाता है ना। मृत जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं? हुमस कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, है ना। अब इसके बाद हमने मिट्टी की विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन किया। मिट्टी को यदि हम देखें खोद करके, मिट्टी को यदि हम खुदाई करते हैं तो हम देखते हैं इसके 4 भाग हमें दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग शीर्ष मृदा जिसे ए संस्तर कहते हैं। उसके नीचे वाला भाग जिसे हम बी संस्तर कहते हैं, इसको मध्य परत भी कहते हैं। इसका नीचे वाला भाग सी संस्तर, और सी संस्तर के नीचे आधार शेल पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने मिट्टी की संरचना के बारे में भी अध्ययन किया। और प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी की संरचना का चित्र बनाइए, है ना। मिट्टी को मिट्टी का मृदा का चित्र बना करके, मृदा के ऊर्ध्वकाट का चित्र बना करके और इसकी संरचना को समझाइए, तो अब हम आसानी से समझा सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।